कल का मैं क्यों की रिव्यू बताता हूँ आपको हर्षित। पहली बात ये, जिसने भी कल की क्लास नहीं ली है, डिटेल्ड में कल की क्लास लेनी ही पड़ेगी, उसको वे आउट नहीं। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि कौन से सेक्शन हमारे हुए थे। सेक्शन 128 से हमने शुरू किया था। 128 में हमने पढ़ा था कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट में तीन चीजें कवर की जाती हैं। पहला बुक्स एंड अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बुक्स एंड पेपर्स में हमारा एग्रीमेंट वगैरह आता है। बुक्स एंड अकाउंट्स में जैसे कैश बुक, जो भी हमारे सब्सिडरी बुक्स होती हैं वो आती हैं। और एफएस में आपको पता ही है, ट्रेडिंग, पी&एल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, एसओसी एंड अदर नोट्स टू अकाउंट्स आते हैं। 129 में हमारा एफएस का करवाया था मैंने आपको। एफएस में क्या था कि एफएस की के फीचर, क्या क्या फीचर्स होते हैं। डबल एंट्री बेसिस पे होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर पोजीशन रिफ्लेक्ट करती हो वो। और थर्ड हमारे के एक्यूरल बेसिस पे होने चाहिए। ओके। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी बन सकती है। ब्रांच ऑफिस अपनी जगह पे मेंटेन कर सकता है, बट उसको समराइज रिटर्न हेड ऑफिस के पास भेजनी पड़ेगी। उसके बाद सेक्शन 130 हमने शुरू किया था कि अगर मान लो कोर्ट के ऑर्डर से हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट रिवाइज करवाने तो क्या प्रोविजंस रहेगा। अगर किसी भी अथॉरिटी को ये लगता है कि हाँ भाई, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सही से नहीं बन रहे हैं, जो हमारी बोर्ड रिपोर्ट है उसमें फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करी गई है, तो वो ट्राइब्यूनल को ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं। और ट्राइब्यूनल जिस अथॉरिटी से एप्लीकेशन आएगी उसको छोड़ के बाकी अदर अथॉरिटीज को नोटिस भेजेगा और उनकी रिप्रेजेंटेशन भी मांगेगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है तो हमें बताओ। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि डेफिनेटली, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि डेफिनेटली जो हमारी कंपनी है वो फ्रॉडनेट एक्टिविटी में इंडल्ज है, तो पिछले 8 साल के एफएस तक के लिए ऑर्डर पास कर सकती है। बट अगर कंपनी वॉलंटरी रिवाइज करवाना चाह रही है, खुद ही रिवाइज करवाना चाह रही है, तो भी वो ट्राइब्यूनल के अप्लाई कर सकती है। और सेटिस्फाइड अगर हो गया ट्राइब्यूनल कि इसकी बोर्ड रिपोर्ट गलत है या एफएस गलत बनाई हुई है, तो पिछले 3 साल तक के एफएस को रिवाइज करवा सकता है। और एक फाइनेंशियल ईयर में, पिछले किसी एक फाइनेंशियल ईयर की वो, सॉरी आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर मान लो इस फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में मैंने पिछले किसी एक फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट रिवाइज करवा लिए हैं, तो उसी सेम फाइनेंशियल ईयर में वो उसी पिछले साल के दोबारा से रिवाइज नहीं करवा सकता। करंट फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ पिछले फाइनेंशियल ईयर के एक बाद ही रिवाइज करवाए जाएंगे। अगर उसको दोबारा से मैं रिवाइज करवाना तो अगले फाइनेंशियल ईयर में मुझे करवाने पड़ेंगे। ये हमारा कल तक हुआ था। इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए उसके लिए। जो हमारे दूसरी करवाता है रिपोर्ट उसके लिए नियम हुआ कि एक साल में एक बार हो सकता कोर्ट के कहने से? हाँ। है। ना। कोर्ट के ऑर्डर है भाई वो तो। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनएफआरए बड़ा इजी सा कंसेप्ट है और आपको याद नहीं करना, सिर्फ रीडिंग का कंसेप्ट है, रीड करके छोड़ देना है इसको। दैट इज एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई हुई है, दैट इज एनएफआरए, टू प्रोवाइड द मैटर्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंट्स बनाने के लिए हमें जो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वो होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और उसे ऑडिट करने के लिए जो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं वो होते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कह लो या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कह लो, दोनों को बनाता कौन है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। जो जो हाईलाइट करा रहा हूं वही करना आपको। देन फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द एनएफआरए। एनएफआरए के फंक्शंस क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होगा? सबसे पहले पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और हाई क्वालिटी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करना, ताकि लोग उसको फॉलो करें और एक हाई क्वालिटी सर्विस वो दे पाए। एंड ओवरसाइट द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, की जो भी अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स उसने बनाए हैं वो कंप्लाई लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको ओवरसाइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसकी होती है। अब अथॉरिटी क्या करता है? सबसे पहले मेंटेन द डिटेल्स ऑफ पार्टिकुलर्स ऑफ ऑडिटर्स। जो भी कंपनीज ने ऑडिटर्स अपॉइंट किए होते हैं उनके पार्टिकुलर्स को वो मेंटेन करता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वो रिकमेंड करता है एज रिकमेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मॉनिटर एंड एनफोर्स द कंप्लायंसेस। जो भी एएस और एसएस उसने प्रिस्क्राइब करे हुए हैं उनको एनफोर्स करवाता है, ताकि लोग उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में वो क्या क्या कर सकता है, मतलब अगर ये उसको ये देखना है कि किसी भी ऑडिटर ने, किसी भी पर्टिकुलर ऑडिटर ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स या एएस एसेस फॉलो किए हैं नहीं किए हैं, तो ये काम किस तरह से कर सकता है? उनके वर्किंग पेपर को चेक करके, उनके क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को देख के, ऑडिट की टेस्टिंग को देख के, उन्होंने गवर्नेंस प्रैक्टिस पर क्या रिपोर्ट करी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग के उनसे, या फिर नॉन कंप्लायंसेस की फाइंडिंग्स को देखी कि ऑडिटर ने क्या नॉन कंप्लायंस की फाइंडिंग्स कुछ करी है या नहीं करी है। शेल नॉट पब्लिश और प्रोप्राइटर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो एनएफआरए है वो कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करेगा, अगर उसको लगता है कि ये कंपनी की ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मुझे बाहर डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए।
फिर से कह रहा हूँ, उसको रीड करके छोड़ देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। डी पॉइंट इज ओवरसीज द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ द प्रोफेशनल, सजेस्टिव मेजर फॉर इंप्रूवमेंट। जो भी हमारे ऑडिटर्स हैं उनकी सर्विसेज को वो देखिएगा कि वो कैसी सर्विसेज दे रहे हैं। अगर उनकी सर्विसेज मेंटेनेबल नहीं है या फिर अप टू द लेवल नहीं है तो उनको सजेस्टिव मेजर्स देगा कि किस तरह से वो अपनी सर्विसेज को इंप्रूव कर सकते हैं। देन अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेट करने के लिए, और परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज नेसेसरी और इंसिडेंटल देयर टू। अब आता है, ये इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज कंपोजिशन ऑफ एनएफआरए। जो एनएफआरए अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, कौन कौन से ऑथराइज्ड ऑफिसर इसमें बैठेंगे। सबसे पहला एक चेयरपर्सन, चेयरपर्सन के साथ साथ 15 अदर मेंबर्स इंक्लूडिंग पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। टोटल 16 बंदे इसमें हो सकते हैं, उनमें से 16 में से एक होगा हमारा चेयरमैन, और बाकी 15 होंगे अदर मेंबर्स, जो कि पार्ट टाइम भी हो सकते हैं और फुल टाइम भी हो सकते हैं। अदर देन पावर टू इन्वेस्टिगेट, अगर एनएफआरए को ये कभी ऐसा लगा कि ऑडिटर्स अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, या फिर जो फर्म है या जो कंपनी है वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रही है, तो उसके पास पावर टू इन्वेस्टिगेट्स है। तो जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो कॉल कर सकते हैं, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो ऑडिटर से क्यों ना हो। देन क्वासी जुडिशियल पावर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है मार्क करने से। व्हाट इज क्वासी जुडिशियल पावर? क्वासी जुडिशियल पावर होते हैं कि उसको 100% कोर्ट वाली पावर नहीं है, बट कोर्ट की कुछ पावर्स उसको दी गई हैं। जैसे कोर्ट की कौन सी पावर होती है, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कि उसको कहना कि अब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट हमें हमारे पास लेके आओ। समनिंग और एनफोर्सिंग द अटेंडेंस, किसी पर्सन को अपनी प्रेमाइसेस पर बुलाना। समनिंग होता है किसी को नोटिस भेजना कि आपको इस डेट पर वहां पे पेश होना ही पड़ेगा। इंस्पेक्शन ऑफ एन बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी पेश करी गई है बुक्स ऑफ अकाउंट उनको इंस्पेक्ट करना। एंड इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन और विटनेस और डॉक्यूमेंट, और ये बोलना कि कोई विटनेस लेके आओ, कोई गवाह लेके आओ, तभी आप लोग को गिल्टी नहीं माना जाएगा। ये कुछ पावर्स कोर्ट की भी होती हैं, और ये सब पावर कुछ एनसीएलटी की भी, नोट एनसीएलटी, एनएफआरए की भी होती है। क्वासी जुडिशियल पावर क्या होती है, 100% कोर्ट की पावर्स इसके पास नहीं होती, बट कुछ कोर्ट की पावर होती है वो एनएफआरए के पास भी होती हैं। दो याद करें ना, बाकी सारी अपने आप याद हो जाएंगी। पर्सन से बुक्स ऑफ अकाउंट कॉल करना, विटनेस बुलाना, उस पर्सन को खुद बुलाना, और उन बुक्स ऑफ अकाउंट के पेपर्स की जो प्रोड्यूस किए गए उनको डीपली एग्जामिन करना। दिस इज द पावर ऑफ एनएफआरए। ओके। अब इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है ये, अगर किसी भी प्रोफेशनल को मिसकंडक्ट में पाया गया है, कोई भी प्रोफेशनल अगर मिसकंडक्ट में पाया गया है तो पेनल्टी कितनी लग सकती है उसको, इंडिविजुअल 1 लाख से ऊपर 5 गुना तक, जितना उसको रेमुनरेशन मिला था, जितनी फीस उसको मिली थी, मैक्सिमम 5 टाइम तक उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो सकती है। और पूरी फर्म है तो फर्म के ऊपर 5 लाख टू 10 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट। डिबारिंग क्या होता है, डू यू नो दैट? व्हाट इज डिबारिंग? हटा नहीं, नोट हटाना, सस्पेंड कर देना, रोक देना उस चीज से। अगर कोई भी प्रोफेशनल है, सीए, सीएस या सीएम में कोई भी एडवोकेट अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में पाया गया, मतलब जो रूल्स, जो बार एसोसिएशन के जो भी रूल्स है उसके ऊपर इम्पोज किए गए थे, वो इम्पोजिशन उसने फॉलो नहीं करी, तो कम से कम 6 महीने के लिए, मैक्सिमम 10 साल के लिए उसको डिबार किया जा सकता है। डिबार का मतलब ना तो वो कोई ऑडिट एक्सेप्ट करेगा, ना ही कोई वो सर्टिफिकेट साइन करेगा। ऐसा ऐसा उसको डिबार कर सकते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसको डिबार कर दिया जाता है। बट अगर कोई भी पर्सन है जो उसकी ऑर्डर से एग्रीव्ड है, दुखी है वो उसकी ऑर्डर से, तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल एनसीएलटी को अप्लाई कर सकता है। मीटिंग ऑफ एनएफआरए, मीटिंग हो सकती है उसकी। बुक्स ऑफ अकाउंट कौन बनाएगा, एनएफआरए को ऑडिट कौन करेगा? एनएफआरए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगी, कितने पेनल्टी उसने कलेक्ट करी है, कितने फाइन्स कलेक्ट किए हैं, उसके एक्सपेंसेस वगैरह के। और ऑडिट कौन करेगा उसको? सी एंड एजी। एंड ऑडिट रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर दी जाएगी, देन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पार्लियामेंट हाउस में प्रेजेंट करेगी फॉर द रिकमेंडेशन। अब एनुअल रिपोर्ट जो एक कंपनी बनाती है, वो एक एनुअल रिपोर्ट एनएफआरए को भी बनानी पड़ेगी, और रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ेगी। बस ये कर लेना, बहुत है इतना। यहाँ पे जो हमारे कंसेप्ट आते हैं पढ़ने वाले, दैट इज सेक्शन 133। सेक्शन 133 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना मुश्किल है, कैसे समझोगे आप लोग? दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इंड एएस और एएस एप्लीकेबल कर सकती हैं फॉर मेंटेनिंग द यूनिफॉर्मिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये था पूरा सेक्शन 133। ओके, मैं सरकास्टिक में बोल रहा था पीयूष, वैसे ही आपने इसको लिटरली इंपोर्टेंट लिख लिया। देखो सेक्शन 134, सेक्शन 134 तीन चीजों में बात करता है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट। सबसे पहली से बात आती है कि ऑथेंटिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी बनाई जाएंगी उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, मतलब उसको साइन कौन करेगा? फर्स्ट पॉइंट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी अप्रूव्ड बाय द बीओडी, बीओडी अप्रूव करेगा उसको, और साइन कौन करेगा? चेयरपर्सन। चेयरपर्सन नहीं है तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, उसमें से एक एमडी होना चाहिए।
प्लस इसके साथ साथ सीईओ, सीएफओ एंड कंपनी सेक्रेटरी अगर वो अपॉइंटेड है तो। अगर ओपीसी का केस है तो सिर्फ एक डायरेक्टर ही साइन कर सकता है। अब मैंने क्या बोला आपको कि एफएस को साइन कौन करेगा, तो चेयरपर्सन, चेयरपर्सन या फिर नहीं है तो दो डायरेक्टर्स, दो में से एक क्या होना चाहिए, हमारा एमडी होना चाहिए, प्लस सीईओ प्लस सीएफओ प्लस सीएस, इफ अगर वो अपॉइंटेड है तो भी साइन करेगा, अदरवाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं है। एंड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट शैल बी अटैच। ऑडिट रिपोर्ट तो आपको पता ही है क्या, ऑडिट रिपोर्ट हर एक एफएस के साथ अटैच होना चाहिए। अब अगर मान लो मुझे कोई भी हमारा जो एफएस है वो किसी को सर्कुलेट करनी है, पब्लिश करनी है, तो मैं कैसे करूंगा, हमारी एफएस को जोड़ के प्लस नोट्स को जोड़ के ऑडिट रिपोर्ट को जोड़ के एंड बोर्ड रिपोर्ट को ऐड करके मुझे अपनी एफएस किसी को सबमिट करनी पड़ेंगे। जैसे मेरी कोई कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, आशु का मेरे पास कॉल है, सर मुझे आपकी एफएस देखनी है, प्लीज एफएस का सेटअप भेज दीजिए मुझे। तो क्या मैं ट्रेडिंग पीएनएल भेजूंगा सिर्फ, इसे नहीं, नो ट्रेडिंग पीएनएल, पूरा सेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट एंड अदर नोट्स टू अकाउंट्स, एक कंप्लीट सेट होता है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेट पूरा। गॉट इट। और उसके बाद अगर मुझे पब्लिकली सर्कुलेट करनी है, क्वेश्चन आ चुका है 4 नंबर का पहले, इस सिंपल इस पॉइंट पे मार्केट इंपोर्टेंट, अगर कोई पर्सन सर्कुलेट करता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ऑडिटेड ही सर्कुलेट करनी, अनऑडिटेड मैं सर्कुलेट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ना ही मुझे आरओसी को सबमिट करनी है, ना ही मुझे किसी अदर पब्लिक को सबमिट करनी है, अनटिल एंड अनलेस मेरी जो ऑडिट है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। देन बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्टेटमेंट्स होती हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया है, क्या क्या काम किया है, वो सारे उसको बोर्ड रिपोर्ट में डालना पड़ेगा। देन व्हाट इज द कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट का हमारा कंटेंट क्या होगा, इसमें सारे नहीं करने आपको, कुछ 8 से 10 पॉइंट हम करेंगे जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। फर्स्ट इज बोर्ड रिपोर्ट में क्या आएगा, एनुअल रिटर्न की वेब एड्रेस, अगर हमारी कोई एनुअल रिटर्न वेब एड्रेस पे पड़ी हुई, वेबसाइट पे पड़ी हुई है तो उस वेबसाइट का एड्रेस मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। कितनी बोर्ड मीटिंग्स हुई है ड्यूरिंग द ईयर, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, कोई फ्रॉड अगर रिपोर्ट किया है ऑडिटर ने, डू यू नो दैट 143(1)(2) हुआ नहीं अभी तक हमारे रिवीजन सेक्शन में, वैसे किसी को याद हो, फ्रॉड अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, फ्रॉड अगर 1 करोड़ से कम है तो क्या होगा, सीजी को रिपोर्ट करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा, वो सारी याद है। अगर कोई भी फ्रॉड अगर ऑडिटर्स ने बोर्ड को रिपोर्ट किया है तो उसको ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट हमारे हो गए इसमें। देन कॉन्ट्रैक्ट विद रिलेटेड पार्टीज इन फॉर्म AOC2, जो भी रिलेटेड पार्टीज के साथ हमने ट्रांजैक्शन करी, कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, वो हमें AOC2 फॉर्म में फाइल करने पड़ेंगे। स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, स्टेट क्या है उसका मतलब, पोजीशन क्या है। रिकमेंडेशन ऑफ द डिविडेंड, रिकमेंड कौन करता है डिविडेंड को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अप्रूव कौन करता है, शेयर होल्डर्स, तो जो रिकमेंडेशन अमाउंट वो मुझे यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देन रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या होता है कि कंपनी के अंदर रिस्क असेसमेंट कमेटी है, रिस्क असेसमेंट कमेटी क्या होता है, यही नहीं पता होगा। रिस्क असेसमेंट कमेटी होता है कि कंपनी के पास ऐसी टीम होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिस्क को एसेस करेगी कि एंटिटी के अंदर कितने रिस्क आ सकते हैं, एक्सटर्नल सराउंडिंग्स को देख के वो बताएगी कि आपके बिजनेस में इतने सारे रिस्क आ चुके हैं और इसका आपको फर्दर एक्शन ऐसे लेना चाहिए। ऐसी पॉलिसी है तो उसको ऐसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। गॉट इट पीयूष। उसके बाद 135 में जो CSR का अमाउंट मैंने एग्री टू इन्वेस्ट किया है, एग्री टू स्पेंड मतलब मैंने सोचा है कि इतना अमाउंट मैं स्पेंड करूंगा तो वो अमाउंट मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन अदर मैटर्स में जैसे फाइनेंशियल समरी, नेचर ऑफ बिजनेस, डायरेक्टर्स के बारे में, KMPs के बारे में एंड अदर एक्सपीरियंस के बारे में, बस ये मुझे डालना पड़ेगा। एंड देन कॉस्ट रिकॉर्ड, अगर कंपनी के ऊपर एलिजिबिलिटी है कि उसको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा तो कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में भी मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाए हैं और ये अटैच हमने एफएस के सेट के साथ कर रखे हैं। ये सारी चीज मुझे यहाँ पे डालनी पड़ेगी। बस जो हाईलाइट करवाएं सिर्फ वो करें ना, पूरा कंटेंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा बी, डी या बी, हाँ बी तो बोल रहा हूँ फिर ये, अच्छा बी, सॉरी सॉरी। इन केस लिस्टेड कंपनी देखो, एनुअल वैल्यूएशन परफॉर्मेंस स्टेटमेंट होती है, आजकल पता है मनीता क्या चल गया, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन शीट बनती है कि दिन में उसने क्या काम किया है वो हमें लिखना पड़ेगा। अगर आप किसी अच्छे लेवल के फर्म में जाओगे आर्टिकलशिप करने तो वो आपको एक वीकली स्टेटमेंट या फिर डेली स्टेटमेंट बनवाएंगे कि आपने डेली 8 घंटे अगर वर्किंग यहाँ पे किया है तो आप स्टेटमेंट बना के दो आपने कहाँ यूटिलाइज किया है वो काम, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। तो अगर लिस्टेड कंपनी है और उसकी पेडअप या फिर और कोई कंपनी है जिसकी पेडअप शेयर कैपिटल 25 करोड़ से या उससे ज्यादा है तो उसको डायरेक्टर्स की एनुअल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी कि उसने पूरे साल में क्या काम किया है। मतलब एक एक दिन का, मतलब ये कहने की बात है, मतलब एक एक दिन का उसका गहरा चिट्ठा कि उसने क्या काम किया है वहां पे, किस तरह से उसने वैल्यू एडिशन किया है ऐसा। बिकॉज
जो रेम्युनरेशन होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वो कंपैरेटिवली टू नॉर्मल डायरेक्टर ज्यादा होता है, दुगना होता है। तो इसलिए उनसे वो फीस के मुकाबले में मुझे वैल्यू एडिशन मिला है नहीं मिला, इसलिए उनसे बनवाई जाती है फॉर्मल इवेल्युएशन परफॉर्मेंस शीट, हम जिसको बोलते हैं। आजकल इस फर्म्स में भी बनती है वीकली या फिर डेली बेसिस पे ऐसा। मतलब जो हमारी फर्म थी तो उसमें शीट तो कुछ नहीं बनती थी, बट हमारे सर ने एक डायरी मेंटेन करवा रखी थी। और डे एंड पे जब हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं कि सर हम जा रहे हैं, तो सर ये बोलते कि पहले डायरी लेके आओ, बताओ मुझे आज आपने क्या काम किया है। वो थोड़ा लेमन टर्म था। आज के टाइम में वो फॉर्मल इवेल्युएशन स्टेटमेंट बोल देते हैं उसको, कि हमने क्या काम किया है उसको पूरा मुझे। और उसके हिसाब से अब डाउट ये भी आ रहा हो कि ये बनती क्यों है, ताकि प्रमोशन देना हो, किसी को बोनस देना हो, तो फिर इस परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको बोनस या प्रमोशन दिया जाएगा, इसीलिए समझे। अब अगर ओपीसी या स्मॉल कंपनी है तो उसको डिटेल्ड बोर्ड रिपोर्ट नहीं बनानी। आशु, डिटेल्ड बोर्ड रिपोर्ट नहीं बनानी उसको। रिपोर्ट कौन सी बनानी? एवरेज रिपोर्ट, दैट इज समराइज रिपोर्ट। उसके अंदर बेसिक डिटेल जाएंगी, वेब एड्रेस, नंबर ऑफ मीटिंग, डीआरएस, फ्रॉड की डिटेल्स एंड अदर मैटर्स, जैसा कि हमने वहां पे पढ़ाई, सिर्फ रीड कर लेना। ओके। और बोर्ड रिपोर्टिंग केस ऑफ ओपीसी, ओपीसी के अंदर हम एवरेज स्टेटमेंट बनाएंगे और उसको अपने एफएस के साथ अटैच किया जाएगा। इस तरफ को याद करना है, इतनी चीज। मार्केट इंपोर्टेंट, दैट इज डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, अलग से क्वेश्चन आ सकता है उस पे। अभी हमने जब बोर्ड रिपोर्ट पढ़ा तो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर हमने पढ़ा कि एक डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट भी अटैच होगी। अब डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट क्या होती है, मैं आपको वैसे लेमन टर्म में पहले समझाता हूँ, सुनो मेरी बात। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होती क्या है लविश? एफएस को बनाने के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? बीओडी या फिर ऑडिटर? पक्का? तो ऑडिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो तेरे हिसाब से गलत नहीं कि बनाएगा भी वो और ऑडिट भी वो ही करेगा? सेल्फ रिव्यू नहीं आ जाएगा? क्या मेरी बनाई हुई चीज में मैं गलतियां निकाल सकता हूँ? हाँ। और भी नहीं होती, एक ही ऑडिटर होता है कंपनी में। इसीलिए प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एफएस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा मैनेजमेंट की होती है, पॉलिसीज लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है, और उसको ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की होती है कि उन्होंने वो चीज सही से करी है या नहीं करी है। करवानी मैनेजमेंट को होती है, ये आप कर सकते हो, ठीक है, मतलब अपॉइंट करना मैनेजमेंट को होता है वो। अब उसके बाद हम जो बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूजन होगा वो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट किया जाएगा। डीआरएस क्या होता है? डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट डाल रखी कि हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला, फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्टेटमेंट में डाल देंगे कि हमने फ्रॉड को सही से आइडेंटिफाई किया है। सेकंड, कंपनी में इंटरनल कंट्रोल्स लगाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? मैनेजमेंट की, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में डाल देंगे। एफआरएफ लगाना, दैट इज शेड्यूल 3 के हिसाब से एफएस बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मैनेजमेंट की बनती है, वो इसमें डाल देंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अप्लाई करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मैनेजमेंट की, तो वो इसमें डाल देंगे। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो वो अपने स्टेटमेंट में डालेंगे। दैट एफएस हैज बीन प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैज बीन फॉलो, मतलब जो एप्लीकेबल एएस हमारे ऊपर एप्लीकेबल थे वो सारे के सारे हमने फॉलो किए हैं। हमने एफएस को ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट किया है, मतलब एफएस में हमने कुछ भी ऐसी चीज नहीं डाली है जो वो हमारे स्टेटमेंट को ट्रूली फेयरली रिफ्लेक्ट ना करे। हमने ऐसी एफएस बनाई है, हमने ऐसे एफएस बनाई जो हर एक चीज को ट्रूली रिप्रेजेंट करती है। देन प्रॉपर सफिशिएंट केयर फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, मतलब हमने बीइंग ए मैनेजमेंट हर एक वो सजेस्टिव मेजर्स लिया है ताकि हमारी एंटिटी में कभी फ्रॉड ना आ सके, और फ्रॉड आ गया है तो हम उसको प्रिवेंट और डिटेक्ट कर देंगे। देन गोइंग कंसर्न बेसिस पे, और देन इंटरनल कंट्रोल्स हमने लगा। इंटरनल कंट्रोल्स क्या होता है? एक सेफ्टी मेजर्स होते हैं ताकि जो भी हमारे मिस स्टेटमेंट है वो ना आए, आ गई है तो टाइमली बेसिस पे डिटेक्ट हो जाए। तो और प्रॉपर इंश्योर द सिस्टम ऑफ कंप्लायंस ऑफ द एडिक्वेट लॉ एंड रेगुलेशंस आर एडिक्वेटली फॉलोड एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। और हमने हमारी कंपनी में ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश कर रखा है कि हमेशा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते रहेंगे, और अगर किसी भी मैनेजमेंट ने उसको फॉलो नहीं किया तो उसके ऊपर अप्रोप्रिएट पेनल्टी भी लगाई जाएगी। ऐसा हमने ओरा सेट कर रखा है अपने मैनेजमेंट में। अब अगर कोई भी पांच नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखोगे? पहला कि हमने गोइंग कंसर्न सही से एस्टेब्लिश करी है, हमने शेड्यूल्स या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही से फॉलो किए हैं, इंटरनल कंट्रोल्स हमने अप्रोप्रिएटली लगाए हैं, और लो रेगुलेशंस की कंप्लायंस के लिए हमने इंश्योर कर रखा है, और प्रॉपर पैनल प्रोविजंस लगा रखा है अगर किसी ने वो ओवरराइड किया तो ये होता है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जो बोर्ड रिपोर्ट में डाला जाता है। गॉट इट? उसके बाद साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट साइन करनी पड़ेगी, और कौन इसको साइन करेगा? चेयरपर्सन। अगर चेयरपर्सन नहीं है तो दो डायरेक्टर उनमें से एक होना चाहिए एमडी एंड प्लस वन डायरेक्टर इन केस ऑफ ओपीसी। समझे?
बताऊं दोबारा, अगर बोर्ड रिपोर्ट की बात, अच्छा एक चार्ट बनाओ यहाँ पे, बात यहाँ पे आती है साइनिंग की। साइनिंग में दो निकालो, पहला हमारा एफएस, फिर हमारा बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट है तो चेयरपर्सन या फिर 2 डायरेक्टर्स, 1 MD होना चाहिए, और 1 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ ओपीसी। बट अगर वो एफएस की बात करता है तो आपको पता है चेयरपर्सन या फिर 2 डायरेक्टर्स, 1 क्या होना चाहिए, MD। गॉट इट। प्लस CEO प्लस CFO प्लस CSE। ये आ सकता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पता है कैसे आएगा इसमें, कि साइनिंग कर रखा है, साइनिंग सही से किया है नहीं किया है, वो आप हमें बताओ। क्वेश्चन करवाऊंगा आज मैं इसका आपको, तो सुनो ध्यान से। आपके लिए ना मैं एक IQ रखूंगा, और पेंसिल बेस वो क्वेश्चन होगा, देखते कौन याद रखेगा, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो दोनों में से कोई एक पार्ट का वो क्वेश्चन होगा, देखते हैं उस टाइम पे कौन से बता पाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। अगर 134 में, 134 हमारा कौन सा है, बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट में हमने 3 चीज पढ़ी अभी तक, साइनिंग की, कंटेंट की, और साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट की, 3 चीज हमने पढ़ी सिर्फ इसमें। अगर 134 में कोई भी नॉन कंप्लायंस किया है तो पेनल्टी कितनी इम्पोज होगी, कंपनी है तो 3 लाख, और ऑफिसर है तो 50,000 रुपीज। गॉट इट। फिर डाउट यहां तक। फिर अपना जो इलस्ट्रेशन है, ABC कंपनी इज 1% कंपनी एंड ओनली 1 डायरेक्टर हु शैल बी ऑथेंटिकेट। कौन साइन करेगा, एक ऑफिस है तो एक ही डायरेक्टर साइन करेंगे, ओनली 1 डायरेक्टर इज लाइबल टू साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट। गॉट इट एवरीवन। अब अपना अगला चैप्टर, दैट इज सेक्शन 135। ये किस चैप्टर से कम नहीं है, कहने के सेक्शन है, बट एक चैप्टर जितनी इसकी कवरेज है। कोई बताएगा आप सब में से, CS टोटल, मतलब ना आपको निचोड़ बताना, ओवर बर्ड आई व्यू। कौन बताएगा। आपको ना टाइम लिमिट दूंगा मैं 1 मिनट, 135 पे आपको 1 मिनट तक बोलना है। सोचो रेगुलर क्लास में क्या पढ़ा था, और उसके बिहाफ पे 1 मिनट का कंटेंट तैयार करो, चुप नहीं रहना है, कुछ भी बोलना है 135 के बारे में, कुछ भी। ये आपको ना कल को अगर आपका इंटरव्यू दोगे तो GD जो होएगा ना, उसको बहुत हेल्प करेगी ये चीज, कि आपको इतने टाइम में इतना कंटेंट आपको डिलीवर करना है, तो कैसे डिलीवर करोगे आप, बताइए। वेरी गुड कुशागर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आपको साइंटिफिक इतना आपको पॉइंट ऑफ मिनट को करने के स्पीकर डाल होता है इतना मतलब फिर आप मूवमेंट बोलेंगे एडिट बोलेंगे कि कैसे आता है इनको लेके मार और बस हो गया टाइम, ठीक है, से डिलीवर किया। अभी 135 होने दो, एक कंपटीशन रखेंगे उसके बाद पेंसिल वॉर, ठीक है। तो 135 बड़े ध्यान से, कंपटीशन क्या रहेगा वो मैं बताऊंगा 135 होने के बाद, ठीक है। बस मैं आपको इस चीज के लिए अवेयर कर सकता हूँ कि 135 अवेयर है ना, ताकि कंपटीशन जीत पाओ आप में से कोई भी एक, ठीक है। चलो 135 हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। होता क्या है, क्यों बनाई कंसेप्ट। अब कंपनी जो है वैरायटी ऑफ कैपिटल, वैरायटी ऑफ फंड, वैरायटी ऑफ शेयर कैपिटल, वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज यूज करती है अपनी कंपनी को चलाने के लिए। क्या कंपनी सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज करती है, क्या वो सोसाइटी को यूज नहीं करती, इन्वायरमेंट को यूज नहीं करती, बिल्कुल करती है। इसीलिए कंपनी का एक जो ड्यूटी बनती है वो सिर्फ शेयर होल्डर्स के प्रति नहीं बनती है, वो सोसाइटी के लिए भी बनती है। अब कंपनी क्या कह रही है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यार मैं कैपिटल तो शेयर होल्डर से ले रही हूं, तो डिविडेंड यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी मैं किसको दूंगी, शेयर होल्डर को। तो कंपनी एक्ट बोलता है कि आप सोसाइटी का कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो,
ये बताओ, हवा पानी इन्वायरमेंट पोल्यूशन आप कर रहे हो तो सोसाइटी का कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो, कंपनी कहती है हाँ जी कर रहे हैं, तो डोंट यू थिंक कि अब सोसाइटी को भी आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा? बोलता है हाँ जी देना तो चाहिए। तो 135 बोलता है कि कितना अमाउंट आपको सोसाइटी के लिए स्पेंड करना पड़ेगा, ये बात है हमारी। अब इसमें डेफिनेशन आया है इसमें, व्हाट इज सीएसआर? सीएसआर मींस द एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द कंपनी इन परसुएंस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। मतलब अपनी 135 की जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो पूरा करने के लिए जो वो अमाउंट स्पेंड करेगा उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी एक्टिविटी में वो पैसा लगा सकते हैं, जस्ट सिंबॉलिक क्या करता हो वो, चैरिटेबल एक्टिविटी। मतलब ऐसा हो कि मेरा पर्सनल बेनिफिट ना हो, मेरा मकसद ये कि मैं किसी सोसाइटी को बेनिफिट देना चाह रहा हूं। अगर मेरा मकसद ये है तो मैं किसी भी एक्टिविटी में पैसा स्पेंड कर सकता हूं। बट इन एक्टिविटीज में अगर मैंने, मार्केट इंपोर्टेंट, अगर मैंने इन एक्टिविटीज में पैसा स्पेंड किया है तो वो सीएसआर में काउंट बिल्कुल भी नहीं होगा। फर्स्ट इज, अगर मैंने कोई ऐसा काम किया है जो नॉर्मल कोर्स में मैं करता ही हूं तो वो फिर सीएसआर में काउंट नहीं होगा। जैसे मान लो इसके दो, एक एग्जाम्पल दो पॉइंट में फॉलो करेगा, जैसे मैंने फ्री सैंपल्स बंटवा दिए ताकि लोगों के काम आ जाए, तो क्या मैं उसको सीएसआर में डाल सकता हूँ? नहीं, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी में उसमें नहीं डाल पाऊंगा। सेकंड, आउटसाइड इंडिया, अब गवर्नमेंट कहती है कि अब इंडिया की रिसोर्सेज ही कि आप यूज कर रहे हो तो आपको सीएसआर एक्टिविटी, चैरिटेबल एक्टिविटी, सोसाइटी का वेलफेयर भी कहाँ करना पड़ेगा? इंडिया में ही करना पड़ेगा। बट अगर मैं किसी इंडियन पर्सनल को ट्रेन करने के लिए बाहर भेजता हूं तो वो आउटसाइड इंडिया नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो पर्सन कहाँ का है, इंडिया का ही है, तो वो एलिजिबल माना जाएगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी को दिया है तो भी वो सोशल वेलफेयर नहीं माना जाएगा। इंप्लॉइज को दिया है, जैसे बोनस दिया, क्या बोनस को मान सकता हूं मैं सोशल वेलफेयर? या फिर ट्रेनिंग दी उनको? नहीं। उनके वेबिनार्स करवाए हैं उनको? बिल्कुल भी नहीं। देन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज करवाई है मैंने आपको, वो भी बिल्कुल भी नहीं होता। या फिर एनी अदर स्टेटरी ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, एनी अदर स्टेटरी ऑब्लिगेशन को, लीगल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए मैंने पैसा स्पेंड किया है तो वो भी सीएसआर में नहीं आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मुझे बोनस देना था अपने शेयर होल्डर्स को या नोट शेयर होल्डर को, अपने इंप्लॉयज को, अब क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं बोनस दिया तो वो चैरिटेबल एक्टिविटी है? नहीं, क्योंकि मैंने वो किसी लीगल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए किया, दैट विल नॉट कवर्ड अंडर चैरिटेबल एक्टिविटी। प्लांट करते हैं लीगल रिक्वायरमेंट है कि जहाँ से आप फैक्ट्री लगाओगे तो कहीं और आपको प्लीज प्लांट करने पड़ेंगे ऐसे तो वो नहीं मान रहे वो भी नहीं माना जाएगा डेफिनेटली, कि उसको लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपको इतना करा तो इतना टैक्स देना। जैसे इन्वायरमेंटल टैक्स भी होता है, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, वो जो इंडस्ट्री पोल्यूशन क्रिएट करते हैं उनको उसको इन्वायरमेंटल टैक्स भी देना पड़ता है, तो वो क्या उसकी लीगल ऑब्लिगेशन है? क्या उस टैक्स अमाउंट को वो सीएसआर में काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। बट ड्यूरिंग द, अच्छा ये बताओ अक्षित, कोविड का बर्थडे कब था? कोविड की बर्थ डेट, कोविड की बर्थ डेट दिसंबर, इंडिया में बताओ जब वो हुआ था, लॉकडाउन लगा था। मार्च 18 या 20, ऐसा कुछ था ना, 20 मार्च 2020, ठीक है। और कोविड रहा था कब तक? आपको 22 तक रहा था वो, राइट? तो सर ये क्यों पूछ रहे हो आप मुझे? वो इसीलिए, अगर इन 3 सालों में किसी भी कंपनी ने कोविड की वैक्सीनेशन में, रिसर्च में, उसकी वैक्सीनेशन को डेवलप करने में पैसा लगाया है, किसी और रिसर्च सेंटर के साथ कोलैबोरेट करके, तो वो सीएसआर में काउंट किया जाएगा। सर ईयर कौन से हैं? दैट इज 2021, 21-22, 22-23। मतलब 1/4/20 से लेके अगर 31 मार्च 2023 तक किसी ने सीएसआर के आर एन डी में पैसा लगाए हैं विद रिस्पेक्ट टू कोलैबोरेशन ऑफ एनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, देन वो सीएसआर में वो पैसा काउंट डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, और जो भी पैसा लगाए हैं वो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अंडर बोर्ड रिपोर्ट। ये था हमारा एक्टिविटीज, समझाया? 5 एक्टिविटीज थी, उसमें से 2 ऐसी थी जो एक्सेप्शन थी, दैट इज स्पोर्ट्स पर्सनल वाली और एक कोविड वाली, बस ये 2 पॉइंट है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, जो ऑनलाइन है वो सब, उनमें कोई डाउट? आगे देखो,
दैट इज, अब डेफिनेशन आएंगे कुछ अपनी। सीएसआर पॉलिसी, व्हाट इज सीएसआर पॉलिसी? मतलब टुवर्ड्स एनुअली पता लगाना कि कितना हमने पैसा लगाना है वहां पे, गाइडिंग प्रिंसिपल्स पता लगाना, सीएसआर कमेटी बनानी है नहीं बनानी है। मतलब सीएसआर के लिए, सुनो ध्यान सामने देखो, सीएसआर के ऑपरेशन के लिए जो जो बातों के लिए हमने रूल्स रेगुलेशंस बनाए, जो जो बातों के लिए मैंने पूरा एक प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसको बोलते हैं सीएसआर पॉलिसी। कि मतलब कहाँ करनी है हमें, कितने पैसे पे करनी है, कौन कौन करेगा, उस टीम को लीड कौन करेगा, देखिएगा कौन की पैसा लगा है नहीं लगा है, ऑल आर कवर्ड अंडर सीएसआर पॉलिसी। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो सीएसआर प्रोजेक्ट को मैनेज करने के एक्सपेंसेस लगे हैं, दैट ऑल आर कवर्ड अंडर, मैनेज करें उसको एग्जीक्यूट करने के जो पैसे लगे हैं, स्टाफ की जो सैलरी वैलरी गई, जो ऑफिस एक्सपेंडिचर्स लगे हैं, ऑल आर कवर्ड अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। बट इंप्लीमेंटेशन के और डिजाइनिंग के एक्सपेंसेस को एडमिनिस्ट्रेटिव में हम काउंट नहीं करते हैं। बस ये आपको याद रखनी है, कोई नहीं पूछेगा आपसे, जस्ट एक बार पढ़ लेना इसको, ये एमसीक्यू में आ सकता है आपका। मनीता, व्हाट इज नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट तो बताओ, वो तो एक्सेप्शन है। ठीक है, पेनल का नेट प्रॉफिट आर कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। ओके। और डज नॉट इंक्लूड टू प्रॉफिट्स, फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ ओवरसीज ब्रांच एंड डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर कंपनी। मतलब जनरली क्या होता है, अगर पिछली कुछ रिक्वायरमेंट पूरी हो गई हो ना, तो मुझे 2% नेट प्रॉफिट का मैं सीएसआर में डालना पड़ता है। एग्जिट बताऊंगा भी, ओवरऑल समझ लो। तो नेट प्रॉफिट हम काउंट कैसे करेंगे सीएसआर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए? सीए इसका नेट प्रॉफिट अलग से काउंट होता है। जितना नेट प्रॉफिट पीएनएल में वो उठा लो, उसमें से लेस क्या करना है, जो बाहर की ब्रांचेस से पैसा मुझे आया है, कि बाहर की ब्रांचेस का प्रॉफिट में बाहर की ब्रांच सीएसआर अपने फॉरेन कंट्री में स्पेंड करेगी, उसका कोई प्रॉफिट का शेयर मेरे पास आया है, तो वो नेट प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड सेकंड, अगर किसी कंपनी से मुझे डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो वो भी सीएसआर में काउंट, सीएसआर के नेट प्रॉफिट में काउंट नहीं होगा। ऐसा क्यों? डिफरेंट बार प्रॉफिट किसी बाहर की कंपनी से आया है, किसी ओवरसीज ब्रांच से आया है, ब्रांच का प्रॉफिट किसके पास जाता है? हेड ऑफिस के पास जाता है। तो वो प्रॉफिट अगर इंडियन हेड ऑफिस के पास आया है, तो वो प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो हटा के फिर 2% लिया जाएगा। ये समझा बात? दूसरा, अगर किसी इंडियन कंपनी से भी डिविडेंड आया है मेरे को, वो भी सीएसआर के नेट प्रॉफिट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों? हाँ, डिविडेंड से शेयर होल्डर्स को पास जाएगा ना, मतलब डिफरेंस दिखा जाएगा वो कोई डिफाइंड डिटेल्स होगा। बिजनेस को ऑपरेशंस के जो अंदर लीडिंग करनी है वो फाइनेंशियल लीड करेगा। ये रीजन नहीं है, मैंने कुछ मिसिंग किया है इसमें। आगे का एक वर्ड आप पूरा बोल। वेरी गुड, दिस इज द बेसिक। आप एक बार बताओ, चलो श्रांत, देखो, whether the profit received, share of profit received from partnership firm taxable in the hands of partners। क्यों? अच्छा ठीक है। तो किसी ऐसी कंपनी से डिविडेंड आया है जिसने ऑलरेडी सीएसआर पे कर चुकी है वो, तो क्यों डिविडेंड के अमाउंट को दोबारा सीएसआर में लगाऊंगा? उस पे आपको याद रहेगी ये चीज। तो यही बात है, अगर मुझे किसी, मैंने मिसिंग क्या किया था वो, अगर मैंने ऐसी किसी कंपनी से डिविडेंड लिया है जिसके ऊपर ऑलरेडी सीएसआर की ऑब्लिगेशन है, तो अब डिविडेंड तो नेट प्रॉफिट का हिस्सा होता है, और उस नेट प्रॉफिट में से वो सीएसआर दे चुकी है ऑलरेडी, तो डिविडेंड पे के दोबारा देगी वो? नहीं, तो इस नेट प्रॉफिट से उसको हटा दिया जाएगा। हरमन, व्हाट इफ किया उस अदर कंपनी पर सीएसआर की ऑब्लिगेशन ही नहीं है, तो वो तो ठीक है, तो क्या उसका प्रॉफिट इंक्लूड होगा? उसका डिविडेंड मिला हुआ मुझे, सॉरी, उससे डिविडेंड मिला हुआ मेरे नेट प्रॉफिट में काउंट होगा सीएसआर के लिए? नहीं होगा। क्यों? हाँ, ठीक है, दो ही चीजें हैं। अगर मान लो उसने कर दिया तो मेरे में इंक्लूड नहीं होगा, उसने नहीं किया तो इंक्लूड करना पड़ेगा। आजकल आईसीआई डेफिनेशन पूछ रहा है 3-3 नंबर में, तो नेट प्रॉफिट की डेफिनेशन आ सकती है। वहां पे भोंदू की तरह बैठ के मैं सोचूं नेट प्रॉफिट तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखना है, वो सीएसआर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। तो डिफाइन नेट प्रॉफिट फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ सीएसआर, शॉर्ट नोट 3 मार्क्स, इस तरह से। समझे बात को? हमारे टेक्स्ट के पेपर में 3 नंबर की एसएससी की डेफिनेशन आई थी, डू बिलीव दैट? जो टेक्स्ट में एसएससी पढ़ते हो टेक्स्ट पेयर, उसकी डेफिनेशन आई थी, और बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था वो, कि क्या ही लिखे उसमें ऐसा। तो ऐसे कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा आ सकता है।
कि क्या डेफिनेशन है। लिख दिया था जो भी लिखना था, अब पता नहीं वो ठीक रहा था गलत रहा था। 50 स्कोर किया था उस टाइम पे, पास हो गए थे, ग्रुप निकल गया था। इंटर की बात है ये। आगे देखो, समझ आया अब। अरे एस एस सी नहीं, ए डब्ल्यू एस सी, डब्ल्यू एस डब्ल्यू ई। इंडिया में नहीं है, और ओवरसीज से प्रॉफिट आया है तो वो सोशल रिसोर्सेज बाहर के यूज कर रही है, तो जो बाहर की ऑब्लिगेशंस होंगी सीएसआर वगैरह की, वो उन्होंने फुलफिल कर दी होंगी, अगर एप्लीकेबल है तो। दैट्स वाई, क्योंकि वो इंडिया के रिसोर्सेज यूज नहीं कर रही, तो इसलिए इंडिया में इंक्लूड भी नहीं किया जाएगा उसको। ये लॉजिक है इसके पीछे, समझे था ना लॉजिक। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है हमारा, इस पे भी डेफिनेशन आ सकती है, तो वैसे भी जरूरी है आपके लिए, ठीक है, पढ़ना आगे भी काम आएगा। व्हाट इज ऑनगोइंग, विवेक, क्या समझते हैं आप ऑनगोइंग के लिए। किसमें, चालू में। चालू का क्या मतलब है, चल रहे जो ऐसे। ऑनगोइंग किसको बोलते हैं। नो ट्रिपल है, ये वो वाला ऑनगोइंग नहीं है। प्रोजेक्ट था जैसे कुछ काम बना रही है वो एक पहला हमारी जैसा कुछ किया था हाँ, 2-3 साल तक हम इसमें डाल सकते हैं वैसा 3 साल में जाना डाल सकते हैं। तो उसमें ये था, अगर मान लो प्रोजेक्ट में सीएसआर का 1 साल तक है, तो उसको बोलेंगे अदर देन ऑनगोइंग। अगर कोई 1 साल से ज्यादा का है और 3 साल तक का है, तो उसको बोलेंगे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। 3 साल तक पूरा करना पड़ेगा, उसके ज्यादा उसके कोई मतलब एलिजिबिलिटी नहीं है, मतलब वो 3 साल में मैक्सिमम पूरा करना ही होता है, ये रूल है, समझिए। अदरवाइज वो जो गवर्नमेंट के शेड्यूल है उसमें हमें ट्रांसफर करना पड़ता है वो पैसा। तो पढ़ते हैं अभी। ऑनगोइंग का मतलब क्या है, मल्टी ईयर प्रोजेक्ट, नाम ही बता रहा है मल्टी ईयर, मतलब कई सारे ईयर्स का प्रोजेक्ट, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स एंड एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वाज कमेंस। मतलब इसमें ना 3 साल तो बोले गए, 3 साल से ज्यादा ही होता है वो। जैसे मान लो इस साल में मैंने वो शुरू किया, इस साल को छोड़ के अगर अगले 3 साल में वो पूरा होना है, तो उसको हम बोलेंगे मल्टी ईयर प्रोजेक्ट, दैट इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। और अगर इनिशियली वो मल्टी ईयर नहीं था, इनिशियली मुझे ये था कि वो 10-11 महीने में पूरा हो जाएगा, बट ड्यू टू स्कैरसिटी, ड्यू टू कोई मतलब स्ट्राइक हो गई, वो एक्सटेंड मुझे करना पड़ा। तो पहले वो क्या था, अदर देन ऑनगोइंग, मुझे कन्वर्ट किस में करना पड़ा, उसका मल्टी ईयर में। दैट विल ऑल्सो कवर्ड अंडर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, समझे, याद रखना है चीज पे। अब मार्क इट मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, जितने स्टार लगा सकते हो ना तो स्टार लगा लो इस पे, यहीं बैठ के कर लो अभी आराम से, इतना इंपॉर्टेंट है ये। कंपनीज दैट रिक्वायर टू कॉन्स्टिट्यूट ए सीएसआर कमेटी, ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनको सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी और सीएसआर ऑब्लिगेशन पूरा करना पड़ेगा। आपको इसमें ध्यान पता है क्या, जो बच्चे गलतियां करते हैं वो ये वाली है सिर्फ, और वाली। अभी मैं आपको 3 कंडीशंस पढ़ाऊंगा, और तीनों में से कोई एक पूरी होनी चाहिए, तभी उसको सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी और सीएसआर ऑब्लिगेशन पूरी करनी पड़ेगी। तीन कौन सी, अगर कंपनी की पिछले फाइनेंशियल ईयर में नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उसको इस साल सीएसआर ऑब्लिगेशन पूरी करनी पड़ेगी और सीएसआर कमेटी भी बनानी पड़ेगी। नेटवर्थ मतलब इक्वल टू, और इसका दूसरा फॉर्मूला पीएससी प्लस फ्रीजर प्लस एसपी ए, वी कैन से, ठीक है, टोटल जो नेटवर्थ होती है इसकी, शेयर होल्डर फंड वी कैन से, समझे। एसपी, उसके बाद अगर मान लो कोई भी हमारा पैसा बच गया है, नहीं लगा पाया, तो हमें उसको अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में सबमिट करना पड़ेगा, ये आगे भी आ जाएगा, डजेंट मैटर। अब पढ़ करेंगे। Herman, answer illustration 7. ABC is a company with a turnover of more than 1000 crore
in each of the preceding 3 financial year and have incurred a loss in one of the 3 preceding financial year, will it be required to constitute CSR committee? क्यों? एग्जैक्टली लो सम इसमें नहीं देखिए क्योंकि एक कंडीशन हमारी पूरी हो रही है। उसके बाद एक्सेप्शन, ये इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखना। सबका ध्यान अगली 30 सेकंड के लिए सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। अगर प्रीवियस ईयर में कंपनी की नेटवर्थ, कंपनी की टर्नओवर, कंपनी की नेट प्रॉफिट का जो क्राइटेरिया हमने पढ़ा अभी, उनमें से अगर एक भी पूरा हो जाता है तो इस फाइनेंशियल ईयर में उसको CSR कमेटी बनानी पड़ती है, प्लस अमाउंट स्पेंड भी करना पड़ता है। गॉट इट? अब एक एक्सेप्शन हम पढ़ रहे हैं जहां पे उसको CSR कमेटी बनाने की नीड नहीं है। अगर जो अमाउंट स्पेंड करना है, अगर वो 50 लाख या उससे कम है, 50 लाख या उससे कम है, तो उसको CSR कमेटी बनाने की नीड नहीं है, सिर्फ अमाउंट उसको स्पेंड करना पड़ेगा। अगर नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो उसको CSR कमेटी बनानी है और इससे स्पेंड भी करना है। बट अगर जो अमाउंट है, स्पेंडिंग अमाउंट, टर्नओवर का अमाउंट नहीं, नाम आपको किसी और का अमाउंट बोल रहा, अगर टर्नओवर का अमाउंट, टर्नओवर अमाउंट नहीं देखना, नेट प्रॉफिट का नहीं देखना, नेट वर्थ का नहीं देखना, देखना सिर्फ अमाउंट लाइबल टू स्पेंड टुवर्ड द CSR देखना है हमें। अगर वो 50 लाख है या उससे कम है तो हमें CSR कमेटी बनाने की नीड बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी। CSR कमेटी में कम से कम, पहला पॉइंट लिखो इसमें, इसमें चार्ट बना लो आप, ऐसा करो, बना हुआ है वैसे आगे, पर ये वाला बनाना याद रहेगा आपको। कम से कम 3 और मोर डायरेक्टर्स, उनमें से एक हमारा क्या होना चाहिए? ID, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वन शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सेकंड, अगर कंपनी के में ID नहीं है तो 2 डायरेक्टर्स एटलीस्ट और मोर। अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो वहां पे 2 और मोर डायरेक्टर्स। अगर फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी चैप्टर अभी हुआ नहीं अपना, और जब मैं करवाऊंगा तो आपको लिंक करवाऊंगा मैं, इस बात से याद रखना। फॉरेन कंपनी है तो 1 इंडियन पर्सन, इंडियन एजेंट लिख सकते हो आप, एंड सेकंड इज 1 इज प्लस 1 इज एनी अदर पर्सन। फॉरेन कंपनी हम पढ़ते हैं कि एक ऐसी कंपनी जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तो उसको एक ऐसा पर्सन इंडिया में नॉमिनेट करना पड़ेगा जो नोटिस वगैरह रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ऐसा कोई पर्सन नॉमिनेट कर रखा है तो वो भी इसका मेंबर बनेगा। 381 वाली फॉरेन कंपनी, ठीक है, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, आई मीन POB इन इंडिया एंड कंडक्ट सम बिजनेस एक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिकली और थ्रू फिजिकली। कह सकते हो फ्लिपकार्ट सारी है ये, हाँ फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, और बहुत सारी कंपनी है, एक एग्जांपल नहीं हजारों एग्जांपल है इसके, तो जिसको इंडियन ऑब्लिगेशन पूरी करनी होती है, जो इनकॉर्पोरेट बाहर होती है, बिजनेस उसका इंडिया में चल रहा है, हजारों कंपनी है, नोट है, एक कंपनी को नहीं है। उसके बाद ड्यूटीज ऑफ CSR कमेटी। अब CSR कमेटी अगर बन गई तो क्या उसकी ड्यूटीज रहेगी? अक्षित, कौन सा एक ऐसा केस है जब CSR कमेटी नहीं बननी है? वेरी गुड। अब अगर CSR की कमेटी बन गई है तो उसकी ड्यूटीज क्या रहेंगी? उसको पॉलिसीज बनानी है। पॉलिसीज क्या बनाने की? रूल्स रेगुलेशंस क्या रहेंगे उसके? अमाउंट कितना रिकमेंड करना है, मतलब 2% कितना आएगा, कहाँ करना है, वो कौन डिसाइड करेगा? CSR कमेटी। एंड देन मॉनिटर करना है, मॉनिटर मतलब एनफोर्स करने की वो कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा, वेदर द CSR ऑब्लिगेशन हैज बीन कंप्लाइड विद और नॉट, उसको बोलते हैं मॉनिटरिंग। और उसको एक एनुअल एक्शन प्लान बनाना है, एनुअल प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, है कि साल में वो प्रोजेक्ट किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसमें क्या इंक्लूड होगा? लिस्ट ऑफ CSR प्रोजेक्ट, मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स, वी कैन से लिखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्रोजेक्ट्स। देन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कैसे यूटिलाइज होगा, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म एंड इंपैक्ट असेसमेंट। डू यू नो व्हाट इज इंपैक्ट असेसमेंट? ना, वो तो उसको बोलते हैं मॉनिटरिंग, कितना काम हुआ है, कितना काम अभी रहता है, उसको मॉनिटरिंग बोलते हैं। इंपैक्ट असेसमेंट होता है जब CSR ऑब्लिगेशन पूरी हो जाती है। कुछ प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज होती हैं जिनको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी अपॉइंट करके
अपना सीएसआर प्रोजेक्ट ऑडिट करवाना होता है, इम्पैक्ट असेसमेंट, असेसमेट मतलब ऑडिट करवानी होती है, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर एप्लीकेबल तो ही करवाना होता है, एप्लीकेबल नहीं है तो वो नहीं करवाना होता। ओके, बोर्ड की क्या ड्यूटीज है? अगर सीएसआर कमेटी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो उसकी जो भी ऑब्लिगेशन है वो पूरे कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। अब अप्रूव करेगा वो सीएसआर पॉलिसीज को, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेगा। आपको याद है पॉइंट नंबर ओ में हमने पढ़ा था ये बात, डिस्क्लोज ऑफ सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो यहाँ पे आता है हमारा। कंपोजिशन वेबसाइट पर डालेगा और इंश्योर करेगा कि जो एक्टिविटीज अप्रूव करी गई थी पैसा उन्हीं में लगाया गया हो। अब ये बात, अमाउंट एंड फॉर्म ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर, कितना अमाउंट हमें स्पेंड करना है? 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का 2% करके मुझे वो सीएसआर में लगाना पड़ेगा। पिछले 3 साल का 2%, पिछले 3 साल का 2% है, पिछले 3 साल के एवरेज का, पिछले 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज का 2% इस साल मुझे पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। और लविश, वो पैसा निकलेगा कहां से? नेट प्रॉफिट से। कौन से नेट प्रॉफिट से? पिछले 3 साल की, करंट ईयर की। ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। 2% जो काउंट करना है वो पिछले 3 साल के एवरेज का करना है। बड़ो जो, जैसे आप मान लो 10 10 10 है यार, अब 22 में 10 ही आएगा, तो 10 मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आया है, वो 10 मुझे निकालना कहाँ से है? करंट ईयर से। ऐसा समझे क्या? सॉरी, 2%, 10 का 2% यानी कितना हुआ? 0.2, 0.2 हो गया। तो इस साल के नेट प्रॉफिट से कितना निकलेगा? 0.2। ऐसा समझ जाया करो, तो भावनाओं को समझा करो, फैक्ट में मत जाया करो। उसके बाद अब प्रेफरेंस मुझे कहाँ पे देनी है? लोकल एरियाज में एंड एरियाज अराउंड इट। जैसे मैं अपनी रोहतक में इंडस्ट्री चला रहा हूँ, बट मैं सीएसआर एक्टिविटी के लिए जम्मू एंड कश्मीर जा रहा हूँ, डज इट मेक एनी सेंस? नहीं। ठीक है, तो सीएसआर करना है तो प्रेफरेंस देखो, ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, कि जहां आप इंडस्ट्री लगा रखी है उस एरिया को डेवलप करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मतलब कहने की बात है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो सीएसआर एक्सपेंडिचर से 5% तक होने चाहिए, 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और अगर कंपनी ने 3 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए, मतलब बात ये है कि अगर 3 साल कंप्लीट नहीं हुए तो एवरेज हम 2 साल का ले लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मतलब कंपनी को बने 2 साल ही हुए हैं बस, तो पिछले 2 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% हम दे देंगे। और क्या बताना है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। बस ये चैप्टर अपना पूरा होने वाला है, 135। ओके, surplus arising out of the CSR activity. Anyone can explain what is the surplus here? बताओ खुश आ गए। ना वो नहीं है, वो तो अनस्पेंट अमाउंट होता है। इसमें ना 3 चीज पढ़ेंगे हम, 3 टर्म हम पढ़ेंगे, देखते हैं 3 टर्म में कौन बताएगा। सुनो, लिसन टू मी एवरीवन। फर्स्ट इज सरप्लस, सेकंड इज अनस्पेंट, थर्ड इज एक्सेस। तीनों में फर्क बताओ। सरप्लस, एक्सेस, अनस्पेंट। पहला सरप्लस, एक्सेस, इन तीनों के बारे में अलग अलग प्रोविजन और अलग अलग क्वेश्चन आएगा इन पे, देखना। देखते हैं कौन बाजी मारेगा, बताओ युगम। सामने से निकल गए, वो सब लग जाए। एक्सेस जो हमने ज्यादा लगा दिया, एक्सेस सीएसआर ठीक के है, लगाना उससे ज्यादा लगा, और स्पेंड जो लगाना उससे कम लगा। कम लगा, ये 3 फर्क है इसमें। अब जैसे क्या था, मैंने, हर्षित ने और शिरांश ने और युगम ने मिलकर एक भंडारा का आयोजन किया, मतलब ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, और बराबर में हमने दान पात्र भी रख दिया उसमें कि अरे कोई मतलब भंडारे में उसमें खा के पैसा डालना चाहिए, वो भंडारे के पैसे कोई फ्री में नहीं खाना चाहिए खाना। पैसा ही कह रहा हूँ, खाना फ्री में नहीं खाना चाहिए, खाया है तो कुछ ना डाल देना चाहिए उसमें। तो दान पात्र में जब हमने ओपन किया भंडारा पूरा होने के बाद, उसमें 1500 रुपये निकले। ओके, 500 इसने ले ली, 500 इसने, 500 मैंने। सही किया ये, बताओ। ये वो 1500 रुपये भी चैरिटेबल में लगाने चाहिए हमें, बताइए। चैरिटेबल में लगने चाहिए प्रॉफिट। ये बोला मुझे नहीं चाहिए, ये थोड़ा एथिकल पर्सन था, हम एथिकल नहीं था, हमने डिवाइड कर लिए वो। ओके, तो क्या ऐसा करना चाहिए शिरांश? ऐसा करना चाहिए, पर बुराई भी कुछ नहीं है मेरे अनुसार तो।
नहीं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर चैरिटेबल एक्टिविटी से कोई मेरे को प्रॉफिट मिला है तो मुझे वो चैरिटेबल में ही लगाना पड़ेगा, मैं उसको घर पे बिल्कुल भी नहीं लेके जा। मुझे उसी एक्टिविटी में प्लग बैक वो करना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा, एक्टिविटी नहीं रही, तो मुझे गवर्नमेंट के जो शेड्यूल फंड है उसमें डाल देना पड़ेगा। नहीं, किसी और चैरिटेबल में मैं डाल सकता हूँ, ऐसी कोई मनाही नहीं है। समझे बात को? अब एक्सेस स्पेंड, एक्सेस का मतलब है लगाना था मुझे 10 लाख रुपए, बट एक्टिविटी मैं सोचा अभी पूरी करवाई देते हैं, क्यों अगले साल पे छोड़ा, इसीलिए मेरे 12 लाख उस पे लग गए। लगने कितने थे? 10 लाख रुपीज। लगाए कितने? 12 लाख रुपए। तो वो जो 2 लाख मैंने एक्स्ट्रा लगाए हैं वो अगले 3 साल तक मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ, लगातार 3 साल तक। अगर मनीता आप एक बात बताना, इस साल 10 लाख लगाने थे, लगाए 12 लाख रुपए, गॉट इट, 2 लाख रुपए एक्सेस। अगले साल ऑब्लिगेशन आई है 5 लाख रुपए की, तो मेरी ऑब्लिगेशन आउट ऑफ पॉकेट कितने लगाने की है अब? 3 लाख, क्योंकि 2 लाख पिछले वाले सेट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, अगले 3 साल तक मैं उसको सेट ऑफ कर सकता हूं। समझे बात को? अनस्पेंट, अनस्पेंट का मतलब क्या है कि पैसा कुछ रह गया और मैंने, साल खत्म हो गया बट पैसा बच गया, पैसा वो लगा ही नहीं। मतलब मैंने सोचा था कि वो सीएसआर 10 लाख में लगेगी, बट वो काम 7.5 लाख में ही पूरा हो गया, बचा कितना? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख मुझे गवर्नमेंट के शेड्यूल 7 में जो फंड बताए गए हैं वहां पे मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा। समझे? सो पॉइंट इज, जो भी सरप्लस राइज हुआ है वो बिजनेस प्रॉफिट नहीं बनेगा, उसको उसी एक्टिविटी में प्लग बैक करना पड़ेगा, या फिर ऐसे किसी फंड में मुझे डालना पड़ेगा जो शेड्यूल 7 में नोटिफाई कर रखा है, विद इन 6 मंथ फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एमसीक्यू आएगा इस पे। मतलब जब हमारा फाइनेंशियल ईयर में हमने वो चैरिटेबल एक्टिविटी शुरू की थी, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से जितने भी 6 महीने हैं वहां तक मुझे पैसा शेड्यूल 7 में ट्रांसफर करना पड़ेगा। एक्सेस अमाउंट, अगर मैंने कोई एक्सेस डाल दिया तो सेट ऑफ वो हो सकता है अब तो इमीडिएट सक्सीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, अगले 3 साल तक। The excess amount shall not be available to set off, shall not include the surplus, and board resolution will be passed to that effect। इसलिए क्योंकि मतलब बताएगा। एग्जैक्टली exactly। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जैसे 15, सुनो होगा क्या, ये इमेजिन रहे जो मैं आपको बता रहा हूँ, इमेजिन करना। इस साल 1500 का प्रॉफिट आया, अगले साल मुझे 5,000 स्पेंड करने हैं, तो मनीता क्या सोच रही है, चल 1500 पिछले साल का प्रॉफिट पड़ा है वो भी लगा दूं इसमें, और 3500 आउट ऑफ पॉकेट लगा दूं। क्या आप ऐसा कर सकते हो? आपको हमें 1500 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, अगले साल 5,000 की ओब्लिगेशन थी स्पेंड करने की। आपने क्या सोचा, 1500 पिछले साल का पड़ा है, 3500 इस साल का मिला देते हैं। हाँ, हाँ, 1500 प्रॉफिट, सरप्लस मतलब प्रॉफिट कह लो, सरप्लस था। तो क्या आप ऐसा सोच सकते हो अगले साल में कि 3500 और डाल देते हैं, 1500 पिछली बार वाला काम आ जाएगा? नहीं, आपको टोटल कितने लगाने पड़ेंगे? हाँ, कितने? 5,000 प्लस 1500, ऐसा। सरप्लस अलग ही रहेगा, हाँ, सरप्लस अलग ही रहेगा। तो टोटल मुझे 6500 डालने पड़ेंगे उसमें, ऐसा। मतलब हाँ, वो एक्सेस, हाँ एक्सेस कर सकते हैं बस, समझे? और अगर सामने ध्यान दो अभी, अगर कंपनी ने जो मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग था वो स्पेंड नहीं किया, फेल हो गई कंपनी, तो उसको अपने बोर्ड रिपोर्ट में रीजन डालना पड़ेगा, और अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे ना दो चीज आती हैं, दो चीज कौन सी आती है, चार्ट बनाना है इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। देखो, अनस्पेंट अमाउंट है, उसमें दो चीजें आती हैं, पहला ऑनगोइंग से, एंड सेकंड अदर देन, अदर देन ऑनगोइंग से। अगर ऑनगोइंग है और अनस्पेंट है, या फिर अदर देन ऑनगोइंग, अदर देन ऑनगोइंग में जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके
6 मंथ के अंदर अंदर मुझे शेड्यूल 7 वाले फंड में पैसा डालना पड़ेगा। बस ये देख लेना। अगर ऑनगोइंग है तो मुझे फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 30 दिन के अंदर अंदर पैसा सॉरी UCSR अकाउंट में पैसा डालना पड़ेगा और उसको 3 साल के अंदर अंदर यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज अदरवाइज आफ्टर एंड ऑफ थर्ड 30 days के अंदर अंदर वो पैसा मुझे शेड्यूल 7 में डालना पड़ेगा। ये बात है, बनाओ कंप्लीट अभी। सक्षत म्यूट योर सेल्फ। डन एवरीबॉडी। कल किसी को भी एब्सेंट नहीं होना है, बेशक छोटी दिवाली, सिर्फ 1 घंटे की क्लास रख लेंगे, बट कल का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। रिटर्न प्रैक्टिस करवानी, क्वेश्चंस के चैप्टर कंप्लीट करवाना है मुझे, तो रिक्वेस्ट है कोई भी छुट्टी मत लेना। दिवाली सिर्फ आप लोग के लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, समझ गए? तो छुट्टी बिल्कुल भी नहीं लेना। टाइमिंग सेम रखेंगे बिल्कुल, और क्या टाइमिंग चेंज नहीं करेंगे। टाइमिंग चेंज करें तो सिर्फ गोवर्धन वाले दिन करेंगे, बड़ी दिवाली के बाद जो होती है देख लेंगे, वो भी नोटिफाई कर दूंगा ग्रुप पे। बना लिया सबने? अब पढ़ते हैं इसको, देखो सामने ध्यान दो। अगर अनस्पेंड जो अमाउंट है वो रिलेट करता है ऐसे प्रोजेक्ट से जो अदर देन ऑनगोइंग है, जो अदर देन ऑनगोइंग है, तो मुझे वो साल एक्सपायर होने के 6 महीने के अंदर अंदर वो पैसा शेड्यूल 7 में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और इफ द अमाउंट रिलेट्स टू द प्रोजेक्ट दैट इज ऑनगोइंग, देन फर्स्टली I need to spend the amount to the UCSR account from the expiry of financial year within 30 days। जो हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर UCSR अकाउंट में मुझे डालना पड़ेगा, दैट इज दिस वन। और ये पैसा मुझे 3 साल के अंदर अंदर यूज करना पड़ेगा। और शेड्यूल बैंक में ओपन करना ही ध्यान में रखना, MCQ आएगा तो NBFC में भी ओपन कर सकते हैं, बट नहीं, ओनली शेड्यूल बैंक। और व्हाट इफ दैट द बोर्ड फेल्स टू स्पेंड विद इन 3 फाइनेंशियल ईयर, तो 3 फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, थर्ड फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद उसके 30 दिन के अंदर अंदर पैसा मुझे कहां डाल देना है? शेड्यूल 7 में। बस गॉट इट? समझ आ गया इतना? पैसे मैं कहां कहां लगा सकता हूं? किसी भी कैपिटल एसेट को एक्वायर करने के लिए भी लगा सकता हूं, क्रिएट करने के लिए भी लगा सकता हूं। ऐसी कोई एसेट है जो सेक्शन 8 बनाना चाह रहा है या सेक्शन 8 एक्वायर करना चाह रहा है या कोई पब्लिक अथॉरिटी एक्वायर करना चाह रही है, तो यहाँ भी हम पैसा डाल सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे वृद्ध आश्रम में, वहां पे मैंने बेड्स लगवा दिए, पंखे लगवा दिए, वाटर कूलर लगवा दिया, तो ये क्या? एक्वायरिंग ऑफ एनी कैपिटल एसेट। कंप्लीट करवा दूं इसको? 2 पेजेस हो रहते हैं, ठीक है, 2 पेज ही रहते हैं, लविश करना पड़ेगा भाई जरूर। और कुछ नालायक पूरे हफ्ते बाद है क्लास में, शर्म आ रही है तेरे को बोलते हुए? तेरे को तो वैसे भी हक नहीं है बोलने का। CSR इम्प्लीमेंटेशन, अब सुनो ध्यान से। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अरे सुन लो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो CSR में पैसा लगाए। या तो कनेक्टेड चैरिटेबल एक्टिविटी में लगा सकते हैं वो, मतलब किसी चैरिटेबल एंटिटी से कनेक्ट है वो, जो रेगुलर इंटरवल में पैसा डालते हैं उसमें, उसके थ्रू भी पैसा स्पेंड कर सकते हैं। ऐसी किसी एंटिटी में भी पैसा डाल सकते हैं जो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करी हुई है।
किसी स्टेट्यूटरी एंटिटी को भी पैसा दे सकते हैं, जैसे आईसीआई को दे दिया, किसी सीजी अथॉरिटी को दे दिया, किसी एसजी अथॉरिटी को दे दिया, या किसी भी चैरिटेबल एंटिटी को पैसा देना है विद प्रिस्क्राइब्ड प्रोजेक्ट, क्या आपको ये पैसा उसी में लगाना है, तो उसमें उसके 3 साल का प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि आपको एजुकेशन इम्पार्ट करनी है, तो उसमें एजुकेशन के लिए 3 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए बस। देन रजिस्ट्रेशन अंडर सीएसआर प्रोजेक्ट, कौन सा वाला बताओ? ये वाला? फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, समझ नहीं पा रहा मैं। अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट थोड़ी है ये तो रेगुलर क्लास से तो बताना पड़ा उस टाइम, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब ये बात है, अगर मैं किसी चैरिटेबल एंटिटी में पैसा डालता हूँ ना, तो उसके पास 10A का और 12 का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब ATG में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसका। रजिस्ट्रेशन अंडर सीएसआर एक्टिविटी, अगर कोई भी ऐसा हमारा मतलब प्रोजेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले हमें गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा कि ये हम प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। अगर कोई भी कंपनी, ध्यान दो एक बात, अगर कोई भी कंपनी फर्स्ट 421 के बाद सीएसआर प्रोजेक्ट लगाना चाह रही है, तो सबसे पहले उसको एक रजिस्ट्रेशन सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑब्टेन करना पड़ेगा बाय फाइलिंग ऑफ फॉर्म CSR 1। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एंगेज हम कर सकते हैं, डेफिनेटली एंगेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल कि क्यों हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एंगेज करेंगे अपने CSR के लिए? प्रायोरिटी। एग्जाम्पल और तो उसके लिए हमें ये देखना है इंटरव्यू कंट्रोल्स लगाने को वाली सीएसआर के ऊपर इंडिया में कंप्लेंट ना मिले उसके सर्विस का पास ले सकते हैं। एग्जाम्पल दो ना सर्विसेज का कोई। मान लो एक तो बार प्यूरिफाई लगवा देते कहीं पे, वो तो इंडिया में भी है। हमारे तो वहाँ होता तो एक सा और कोई ऐसा कोई टेक्नोलॉजी जो इंडिया में ना हो, बाहर हो? वेंडिंग मशीन लगा, वेंडिंग मशीन, वाइंडिंग मशीन? वेंडिंग मशीन वो क्या होती है? तो कटाने पे कोल्ड ड्रिंक निकाल सकता है। कितनी पुरानी है वो? आजकल तो हॉस्पिटल्स में भी आ गई है वो। हाँ वो तो बहुत पुरानी है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन तो। बताना चाह रहा है कुछ? आलू की सोना बना दिया है। आलू की सोना बना दी। आलू से सोना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो ऐसे ये इंडिया में आ चुकी है, पर सुनना ध्यान से, मान लो मैं कोई ऐसी स्टिक बनाना चाह रहा हूँ अंधों के लिए, कि मतलब एक सेंसर सिस्टम है उसमें, कि अगले 10 मिनट तक जो भी कोई इक्विपमेंट, जो भी चीज आएगी, तो वो ब्लिंक करने लग जाएगा। हाँ शार्क टैंक में आई थी वो। तो ऐसी कोई मतलब मैं 1000 स्टिक्स प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ इंडिया में, तो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से मैं ले सकता हूँ ऐसा। ब्लिंक नहीं, अरे भाई पिप पिप जिसको बोलते हैं, बोलना इन द सेंस, समझ जाएगा हर्षित। क्या टेस्ला, मतलब एग्जांपल दो कोई। ऑटोमेटिक कार्स जो होती हैं, हाँ बिल्कुल, ये भी है। बस ये सब नहीं है वो, ये बात अलग है कि ब्लाइंड पीपल को हमने टिक नहीं दी, उनको टेस्ला ही दिला दी, हाँ को टेक्नोलॉजी ऐसे दिला दी कि हाँ भाई वो अपने कार में बैठेगी, क्या पूछ रहा होगा, वो चल पड़ेगी कार। आगे देखो, क्या मैं किसी और कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, जैसे युगम की कोई कंपनी और मेरी भी कोई कंपनी है, और हम दोनों की कंपनी को CSR ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी है, तो क्या हम जोड़ के एक प्रोजेक्ट लगा सकते हैं? डेफिनेटली यस। बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि देखिए पूरा, कि मॉनिटर करना है उसको, कि सारे के सारा इम्प्लीमेंटेशन सही से हुआ हो। CSR रिपोर्टिंग, एनुअल रिपोर्टिंग उसको करनी है कि CSR में जो पैसा लगाना था उनने एक्चुअल में लगाया है या नहीं लगाया है। बस एक इम्पैक्ट असेसमेंट की आप ध्यान में रखना, बस लास्ट पॉइंट अपना ये सुनना ध्यान से। बस इतना याद करना आपको, सुनो ध्यान से। अगर मान लो पिछले 3 साल के CSR ऑब्लिगेशन का एवरेज, पिछले 3 साल के CSR का ऑब्लिगेशन 10 करोड़ या उससे ज्यादा है,
तो इस साल जो मैं सीएसआर में पैसा लगाऊंगा उसको मुझे ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, अगर उसका आउटले 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो, प्लस अगर वो ऑनगोइंग है तो। बस ये बात है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, इम्पैक्ट असेसमेंट करवानी है। अगर पिछले 3 साल के सीएसआर प्रोजेक्ट का एवरेज 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो जो इस साल हम सीएसआर लगा रहे हैं और वो 1 करोड़ से ज्यादा भी है, प्लस वो ऑनगोइंग भी है, तो मुझे उसकी इम्पैक्ट असेसमेंट किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवानी पड़ेगी। और उसके एक्सपेंडिचर 2% ऑफ सीएसआर और 50 लाख से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रीड कर लेना बस, कोई नहीं पूछेगा आपसे। हायर, आई थिंक हायर है, विच एवरेज हायर। एंड पैनल प्रोविजन 135 में कोई भी डिफॉल्ट किया हो तो कंपनी के ऊपर 20, नॉट 20, ट्वाइस ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड, और 1 करोड़ रुपीज विच एवर इज लेस, एंड ऑफिसर के ऊपर 1/10 और 2 लाख विच एवर इज लेस। बस ये आप रीड करें ना, बस ओनली फॉर रीडिंग। और आप चाह रहे हो कि आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स पता चले तो उसको आप रीड कर सकते हो, बाकी छोड़ सकते हो आप इसको।